हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और हम देखेंगे कि सीटेट उर्दू पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे सवाल दर्ज किए जाते हैं और हमें किस तरह के सवाल को हल करना है या कैसे हल करना है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी की, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों इसी तरह के। तो लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए। तो दोस्तों, सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से, उन हजरात से, उन प्यारे दोस्तों से जो अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1 इसमें पूछा गया दोस्तों कि बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ साथ कौन से फूल शादाब हुए। यानी कि बरसात होने की वजह से खेत सैराब हुए तो हुए, लेकिन उसके साथ कौन से फूल शादाब हुए। ऑप्शन 1 चमेली के फूल, ऑप्शन 2 मुरझाए हुए फूल, ऑप्शन 3 गेंदे का फूल, ऑप्शन 4 गुलाब का फूल। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ साथ मुरझाए हुए फूल भी सैराब हो गए थे, मुरझाए हुए फूल भी हरे भरे हो गए थे। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 इसे पूछा गया दोस्तों कि शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला मौसम कहा, वाज़ेह करें। यानी जो शायर हैं वो किस मौसम को दिल को लुभाने वाला मौसम कहा है। ऑप्शन 1 बहार के मौसम को, ऑप्शन 2 ठंडी के मौसम को कहा है, ऑप्शन 3 गर्मी के मौसम को, ऑप्शन 4 बरसात के मौसम को दिल को लुभाने वाला मौसम कहा है। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि शायर ने किस मौसम को दिल को लुभाने वाला मौसम कहा, तो ये बरसात के मौसम को, बरसात के मौसम को दिल को लुभाने वाला मौसम कहा है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि रवानी का मतलब बयान करें। ये रवानी जो है, रवानी का मतलब क्या होता है, बयान करें। ऑप्शन 1 हिज्जे करना, ऑप्शन 2 बगैर गलती के लिखना, ऑप्शन 3 लिखना पढ़ना, ऑप्शन 4 देखना। तो साथ ही सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रवानी का मतलब बयान करें। रवानी मतलब होता क्या है, तो बगैर गलती के लिखना। ठीक है, रवानी मतलब बगैर गलती के लिखना। हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा गया ज़बान के मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को ... का मौका फराहम करना है। यानी कि यहाँ पर क्या ऐड होना चाहिए कि ज़बान के मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को क्या मौका फराहम करना है। ऑप्शन 1 ज़्यादा गलती करने का मौका फराहम करना है, ऑप्शन 2 सो जाने, एक ही जाने होना चाहिए, सो जाने का मौका फराहम करना है, ऑप्शन 3 गलतियों को कम करने का मौका फराहम करना है, ऑप्शन 4 जाहिल रह जाने का मौका फराहम करना है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का बहुत ही आसान सवाल है कि ज़बान के मुअस्सिर क्लास की सबसे अहम, यानी कि जो असरदार क्लास होती है उसकी सबसे अहम खुसूसियत आमोज़गारों को गलतियों को कम करने का मौका फराहम करना है। ठीक है, गलतियों को कम करने का मौका फराहम करना है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा गया कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है, निशानदही करें। यानी माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब क्या है। ऑप्शन 1 कई ज़बानों की आमेज़िश भी होगा और आमोज़िश भी होगा। ठीक है, ऑप्शन 2 किसी एक ज़बान का इल्म, ऑप्शन 3 सही लिखना, ऑप्शन 4 उस्ताद से दरियाफ्त करना। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का बहुत ही आसान सवाल है कि सवाल नंबर 5 में जो पूछा गया कि माखज़ की हैसियत से कसीर लिसानियात का मतलब है निशानदही करें, तो ये कई ज़बानों की आमोज़िश है। ठीक है, कसीर लिसानियात का मतलब है कसीर लिसानियात, कसीर मतलब ज़्यादा होता है और लिसान होता है, ज़बान को लिसानियत कहते हैं। ठीक है, तो कसीर लिसानियात का मतलब ज़्यादा ज़बान जानने का है ना, ज़्यादा ज़बान जानने का मतलब है कई ज़बानों की आमोज़िश, यानी कि कई ज़बान मिलकर, है ना, बहुत सारी ज़बानें एक के अंदर हो जाए, जागज़ू हो जाए, जम जाए, तो उसको मखज़न कहते हैं, ज़बान का मखज़न कहते हैं या कसीर लिसानियात कहते हैं, यानी कि ज़्यादा ज़बान जानने वाले। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 इसे पूछा गया कि दर्ज झेल तसनीफ़ की जमा का इंतखाब करें। यह तसनीफ़ जो है
तसनीफ़ की जमा का इंतखाब करें कि तसनीफ़ की जमा क्या आती है। ऑप्शन 1 तसनीफ़ात, ऑप्शन 2 तसनीफ़ों, ऑप्शन 3 तसनीफ़ें, ऑप्शन 4 तसानिफ़ात है। ठीक है, तो साथ ही सवाल नंबर 6, ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल तसनीफ़ की जमा का इंतखाब करें कि तसनीफ़ की जमा क्या आते हैं। तो तसनीफ़ की जमा तसनीफ़ात आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल ज़माने की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। दर्ज झेल ज़माने की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 5 किस्में, ऑप्शन 2 3 किस्में, ऑप्शन 3 10 किस्में, ऑप्शन 4 2 किस्में। तो साथ ही सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल ज़माने की कितनी किस्में हैं। तो ज़माने की मात्र 3 किस्में हैं। ठीक है, ज़माना कह लें या वक्त कह लें कि वक्त की कितनी किस्में हैं। ज़माने के 3 किस्में हैं, माज़ी हाल मुस्तकबिल। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, इसमें पूछा गया कि ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। यानी ज़बान के महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। ऑप्शन 1 सबक पढ़ना, ऑप्शन 2 मतन पढ़ना, ऑप्शन 3 देख कर पढ़ना, ऑप्शन 4 तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 जो है बहुत ही सोच समझ के सवाल जवाब देने वाली है कि ज़बान की महारत के लिए, यानी कि ज़बान को फराहम करने के लिए, महारत करने के लिए, ज़बान को ऊँचे लेवल पर ले जाने के लिए सबसे अहम आमिल जो है वो कौन सा है। तो वो तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है। ठीक है, अगर हम किसी बात को कर रहे हैं तो उसके तलफ़ुज़ को अगर अच्छे से हम अदायगी ना कर पाएंगे तो हमारी ज़बान की महारत नहीं हो पाएगी। हम दोस्त में है जो छोटी सी से दोस्त है तो हम दोस्त बोलेंगे तो बोलने भी ख़राब लगेगा और हमारी ज़बान भी ख़राब होगी और हमारे तलफ़ुज़ भी ख़राब होंगे। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का, क्योंकि तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना ज़बान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल है, तलफ़ुज़ के साथ, मखरज की अदायगी के साथ। ठीक है, सवाल नंबर 9, इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि दिख जाए आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको दिखता होगा। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया कि अंकित आपके क्लास का एक नाबीना लड़का है। ठीक है, अंकित जो है आपकी क्लास का एक नाबीना लड़का है, ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। अंकित जो है आपकी क्लास का एक नाबीना लड़का है, यानी कि अंधा बेचारा है, अंधा लड़का है, ज़बान की उस्ताद की हैसियत से, यानी कि आप ज़बान वाले उस्ताद हैं। ठीक है, ज़बान की हैसियत से, ज़बान वाले उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे उसके साथ। ऑप्शन 1 मुख्तलिफ हरकातों सकनात और बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन 2 मश्क के लिए मुख्तलिफ मवाद हाजिर करेंगे, ऑप्शन 3 सर और लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ को साफ साफ अदा करेंगे और छूने महसूस वाले मवाद को शामिल करेंगे, ऑप्शन 4 ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाएंगे। तो दोस्तों ये सवाल जो है सवाल नंबर 9 का बहुत ही अहम और ख़ास है कि अंकित आपके क्लास का एक नाबीना लड़का है जो कि अंधा है बेचारा और आप ज़बान वाले हैं, ज़बान वाले उस्ताद की हैसियत से हैं, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुख्तलिफ हरकातों सकनात और बदन ज़बान या बदन ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। तो बेचारा अंधा है तो बदन ज़बान को कैसे देखेगा कि हम इशारा कर रहे हैं या लिखने की मतलब कि इशारा कर रहे हैं ज़बान बदन से, ये नहीं हो सकता है। और दूसरे नंबर पे है मश्क के लिए मुख्तलिफ मवाद हाजिर करेंगे। तो मश्क के लिए मुख्तलिफ मवाद हाजिर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं, वो जब बेचारा देख ही नहीं सकता। और तीसरा नंबर पर जो है कि सर और लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ को है ना, सर और लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ को साफ साफ अदा करेंगे, छूने महसूस वाले मवाद को शामिल करेंगे। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये लफ्ज़ों के तलफ़ुज़, ठीक है, ये लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ को साफ साफ अदा करेंगे और छूने वाले मवाद जैसे छू कर बताने वाले और महसूस वाले मवाद को शामिल करेंगे ताकि वो बेचारा नाबीना जो अंकित है वो पढ़ पाए। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 3 का। और अगर हम चौथा लेते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझाएंगे, तो बेचारा अंधा है तो क्या देखेगा ब्लैक बोर्ड पर, उसको पता नहीं कि ब्लैक बोर्ड है या रेड बोर्ड है या ग्रीन बोर्ड है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा गया दोस्तों कि जेल में एक शेर कितने मिसरों से मुकम्मल होता है, इंतखाब करें। ये जेल में एक शेर जो होता है वो कितने मिसरों से मुकम्मल होता है। ऑप्शन 1 1 मिसरा से, ऑप्शन 2 4 मिसरों से मुकम्मल हो जाता है, ऑप्शन 3 2 मिसरों ही पर मुकम्मल हो जाता है, ऑप्शन 4 5 मिसरों से मुकम्मल होता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का बहुत ही आसान सवाल है कि जेल में एक शेर कितने मिसरों से मुकम्मल होता है। तो दोस्तों ये 2 मिसरे मिलकर
एक शेर बनते हैं, दो मिसरे मिलकर एक शेर बनते हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा गया दोस्तों कि इंसान की ज़बान से जो कुछ बयां होती है उसे की कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ क्या कहते हैं, यानी कि इंसान की ज़बान से जो बयां होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 मस्दर कहते हैं, ऑप्शन 2 फेल कहते हैं, ऑप्शन 3 कलमा कहते हैं, ऑप्शन 4 लफ्ज़ कहते हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इंसान की ज़बान से जो कुछ बयां होती है, जो कुछ अल्फाज निकलते हैं उसे हम कहते हैं लफ्ज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लफ्ज़ कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, कलमा जो है, कलमा किसे कहते हैं वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 मस्दर से जो निकला हो, ऑप्शन 2 दो कलमों से मिलकर जो बने उसे कलमा कहते हैं, ऑप्शन 3 अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, ऑप्शन 4 ज़मीर को कलमा कहते हैं। तो साथ ही सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होगा कि कलमा किसे कहते हैं, और ये सवाल जो है उर्दू ग्रामर से है, ठीक है, कि कलमा किसे कहते हैं। तो दोस्तों कलमा जो होता है वो अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जो अकेले हो और बामाना हो, जो मतलब माना रखता हो उसे कलमा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल हक की जमा का इंतखाब करें। ये हक जो है, हक की जमा का इंतखाब करें कि इसकी जमा क्या आते हैं। ऑप्शन 1 हुकूक, ऑप्शन 2 हकीकतें, ऑप्शन 3 हुकूकों, ऑप्शन 4 हुकूकात है। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि हक की जमा क्या होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हक की जमा हुकूक आते हैं, हक की जमा हुकूक आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया दोस्तों कि तुम पढ़ते थे ये जुमला किस फेल से मुताल्लिक है। कि तुम पढ़ते थे ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है। ऑप्शन 1 फ़ेल मुस्तक़बिल से ताल्लुक़ रखता है, ऑप्शन 2 माजी इस्तिमरारी से, ऑप्शन 3 माजी तमन्नाई से मुताल्लिक है, ऑप्शन 4 माजी बाईद से ये ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया कि तुम पढ़ते थे, तो ये जुमला जो है ये माजी इस्तिमरारी से, ठीक है, माजी इस्तिमरारी से मुताल्लिक है, यानी कि माजी इस्तिमरारी का ये जुमला है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। तो चलिए दोस्तों, जो नाज़रीन अब तक बने रहे हैं और इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने तैयारियों को मुकम्मल कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम के अयाम जो हैं बहुत ही कम बचे हैं। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया दोस्तों कि हर ज़बान के लिए कुछ ... और कवानीन होते हैं। जुमला मुकम्मल करें, यानी कि ... के यहाँ पास क्या है, तो क्या ऐड होना चाहिए कि हर ज़बान के लिए कुछ और कवानीन होते हैं। क्या और होते हैं। ऑप्शन 1 उसूल और कवानीन होते हैं, ऑप्शन 2 लफ्ज़ तलफ़ुज़ और कवानीन होते हैं, ऑप्शन 3 मखरज और कवानीन होते हैं, ऑप्शन 4 मखरज और जैसे अमल और कवानीन होते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 में जो पूछा गया कि हर ज़बान के लिए कुछ ... और कवानीन होते हैं, तो दोस्तों उसूल और कवानीन होते हैं। उसूल और कवानीन होते हैं कि हर ज़बान में एक उसूल है कि इसको आप इस तरह के अदा करेंगे, ऐसे अदा करेंगे। अरबी में जाएं तो उसके में अलग से मखरज हैं, मखारिज हैं, तलफ़ुज़ हैं, है ना, हरकात व सकनात है, सकता है, वक्फ़ा है, और फिर उर्दू में भी है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का, क्योंकि हर ज़बान के लिए कुछ उसूल और कवानीन होते हैं। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल ज़र्फ़ मकान पहचानें। ये दर्ज झेल जो है ज़र्फ़ मकान पहचानें कि ज़र्फ़ मकान कौन सा है। ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 मुसाफिर खाना, ऑप्शन 3 दौलतमंद, ऑप्शन 4 मकतूल। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल ज़र्फ़ मकान पहचानें कि ज़र्फ़ मकान झेल में कौन सा है। तो दोस्तों ज़र्फ़ मकान मतलब किसी जगह से रिलेटेड को कहते हैं। ज़र्फ़ ज़मान जो है किसी जगह से रिलेटेड को कहते हैं, उसी को मैंने किसी जगह के बारे में। तो जगह किसी ज़मीन खाने से तामीर, इमारत, बिल्डिंग या मतलब सल्तनत वगैरह होते हैं ना, जैसे बादशाह के किले वगैरह, तो उसी को कहते हैं जैसे ज़र्फ़ मकान मतलब किसी जगह से रिलेटेड। तो हमारा ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये
मुसाफिर खाना जो है, खाना मतलब घर होता है, ठीक है, मुसाफिर घर, मुसाफिरों का घर, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। और अकबर जो है, ये अकबर इसम है, किसी का नाम है। और दौलतमंद, तो दौलतमंद मतलब दौलत रखने वाला, जो दौलतमंद है, अमीर है ना, रईस है, तो उसको दौलतमंद कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और मकतूल जो है, तो मकतूल जो है वो इसमें मफऊल है, कि जो कत्ल किया गया उसको मफूल कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का, क्योंकि मुसाफिर खाना जो है ये इसमें ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान, ठीक, इसमें ज़र्फ़ मकान है। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल कवायद के कितने हिस्से होते हैं। दर्ज झेल कवायद के कितने हिस्से होते हैं। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 7 हिस्से होते हैं, ऑप्शन 3 5 हिस्से होते हैं, ऑप्शन 4 2 हिस्से होते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 बहुत ही अहम सवाल है कि कवायद के कितने हिस्से होते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि कवायद के मात्र 2 हिस्से होते हैं। कवायद के 2 हिस्से होते हैं और वो सर्फ व नहव होते हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया दोस्तों कि बोलने में सही लफ्ज़ सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, यानी कि बोलने में सही लफ्ज़ सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, तो अमल है। ऑप्शन 2 मखरज की अदायगी है, ऑप्शन 3 बोलने का तरीका है, ऑप्शन 4 सभी। यानी कि बोलने में जो सही लफ्ज़ सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, तो वो क्या है, वो अमल है, इस तरह का करना, यानी कि सही बोलना, सही लफ्ज़ सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना, और मखरज की अदायगी है या बोलने का तरीका है। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बोलने में सही तलफ़ुज़ सही लफ्ज़ सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना बोलने का तरीका है, ठीक है। कहते हैं अगर कोई इंसान अच्छे से बात नहीं करता तुमको तो बोलने का तरीका भी नहीं मालूम, बोलते हैं ना कि बोलने का तरीका ये पता नहीं है, तमीज़ से बात नहीं करते, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल मौजू के अक़साम बयान करें। ये मौजू जो है, मौजू के अक़साम बयान करें कि किस्म की जमा अक़साम होते हैं, ठीक है। दर्ज झेल मौजू के अक़साम बयान करें कि मौजू की कितने किस्में हैं। ऑप्शन 1 कलमा कलाम, ऑप्शन 2 मुफरद और मुरक्कब, ऑप्शन 3 मकान और ज़मान, ऑप्शन 4 सर्फ और नहव। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल मौजू के अक़साम बयान करें कि मौजू के कितने अक़साम हैं, कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों ये सवाल नंबर 1 में जो ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन 1 कलमा और कलाम, तो ये मौजू के अक़साम हैं। कलमा और कलाम जो है ये मौजू के अक़साम हैं, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का। और ये मुफरद मुरक्कब जो है, तो ये लफ्ज़ के 2 माना होते हैं, मुफरद और मुरक्कब, ठीक है। और मकान ज़मान जो है ये वाला, ये मुफरद के हो गए, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इसको मुफरद मुफरद के हैं, ये मुफरद के हो गए। और ये मकान ज़मान जो है ये इसमें ज़र्फ़ के हैं, इसमें ज़र्फ़, ठीक है। ये इसमें ज़र्फ़ के 2 किस्में हैं, कौन कौन, मकान और ज़मान। और सर्फ़ व नहव जो है, ये सर्फ़ व नहव जो है ये कवायद के हिस्से हैं, ठीक है। कवायद के हिस्से जो ऊपर सवाल में गुजरा कि कवायद के कितने अक़साम हैं, तो कवायद के जो हिस्से होते हैं तो सर्फ़ व नहव हैं, ये कवायद के हिस्से हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का कि दर्ज झेल मौजू के अक़साम बयान करें, तो ये कलमा और कलाम है, कौन सा, मौजू के अक़साम। सवाल नंबर 20, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मोहताज का माना बताएं। ये मोहताज जो है, मोहताज का माना बताएं। ऑप्शन 1 बादशाहत, ऑप्शन 2 रईस, ऑप्शन 3 हाजतमंद, ऑप्शन 4 तलब। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर होगा, बहुत ही आसान सवाल है कि मोहताज का माना बताएं। मोहताज मतलब वही हाजतमंद जिसको हाजत हो, है ना। हम पैसे के मोहताज हैं, यानी कि पैसा की हाजत है। हम इल्म के मोहताज हैं, हम आला इल्म के, आला तालीम के मोहताज हैं, मतलब हम तालीम हासिल करना चाहते हैं, हम उसके ख्वाहां हैं, उसके चाहने वाले हैं कि हमें आला तालीम हासिल हो जाए हमें। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल कलाम की तारीफ़ करें। ये कलाम जो है, कलाम की तारीफ़ करें कि उसकी कलाम की तारीफ़ क्या है। ऑप्शन 1 2 या 2 से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम कहते हैं। ऑप्शन 2 अकेले बामाना लफ्ज़ को कलाम कहते हैं। ऑप्शन 3 जो चीज़ मुखातब की जगह इस्तेमाल हो उसे कलाम कहते हैं। ऑप्शन 4 जिस पर फेल वाक़े हुआ हो उसे कलाम कहते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर
21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मुंदरजा से कलाम की तारीफ बयान करें। तो दोस्तों कलाम की जो तारीफ है तो वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को क्या कहते हैं? मजमूए को कलाम कहते हैं। कलाम है ना, दो या दो से ज़्यादा बामाना लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। और ये जो ये ऑप्शन नंबर 2 है तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 2 का कि इसका है अकेले बामाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। क्या? कलमा। ठीक है, अकेले बामाना लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 इसमें पूछा गया दोस्तों, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आले कार का इस्तेमाल किया जाना है। यानी कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आले कार का इस्तेमाल किया जाना है। यानी कि क्लासरूम में अगर हम कोई उस्ताद कोई टीचर कहानी कह रहे हो, कोई कहानी वाक़या बयान कर रहे हो, तो उसको तदरीसियाती आले कार को यानी कि पढ़ाने के आले कार को इस्तेमाल किया जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 असबाक याद करने के लिए, सबक की जमा है ये, सबक की जमा असबाक है। ठीक है, सबक असबाक याद करने के लिए। ऑप्शन 2 क्लास में नज़्म कहानी सुनने को बरकरार रखने के लिए कहानी कहा जाता है। ऑप्शन 3 बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए। ऑप्शन 4 सुनने की सरगर्मी बरकरार रखने के लिए। यानी कि जो कहा गया कि इस क्लास में जब उस्ताद कोई कहानी वाक़या बयान करते हैं अपने बच्चों के सामने, अपने शागिर्दों के सामने, अपने छात्रों के सामने, तो वो क्या कहलाता है? वो इस आलय कार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो इस आलय कार को, कहानी कहने के आलय कार को जो कहते हैं कि बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, कि बच्चे लोग किस तरह से, हम अगर कहानी कह रहे हैं तो वो सीखेंगे कि किस तरह के कहानी में कैसे कैसे जुमले ऐड किए जाते हैं और कैसे बनाकर और कैसे खूबसूरत अंदाज में कहानी बयान की जाती है। तो ऐसे बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से हम किसी से बात करें तो कैसे बात करें और किस लहजे में बात करें, और हमारा इस्तेमाल शुदा जो लफ्ज़ हो गए, अल्फाज जो कलमा निकलेंगे वो किस तरह के निकलेंगे। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है साथियों कि बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए, ठीक है, महारत को बने की ज़बान की उनकी दुरुस्तगी के लिए कहानी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ज़रूरत के मुताबिक कहीं वाक़या बयान किया जाता है। सवाल नंबर 23 में पूछा गया दोस्तों कि वो जंगल में दौड़ने लगा इसमें ज़मीर को पहचाने। ठीक है, इसमें ज़मीर को पहचान कर निशानदेही करें कि ये जो जुमला है कि वो जंगल में दौड़ने लगा, इसमें ज़मीर को पहचान कर निशानदेही करें कि इसमें ज़मीर कौन सा है। इसमें ज़मीर भी मतलब ऐड किए गए हैं, तो ज़मीर कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 जंगल, ऑप्शन 2 वह, ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 4 दौड़ने। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि वह जंगल में दौड़ने लगा, इसमें ज़मीर को पहचान कर निशानदेही करें। तो दोस्तों ये वह जो है ना, वह जो इस्तेमाल हुआ है कि वो कौन सा, माने कोई तो होगा, बादशाह होगा या किसान होगा या लेबर होगा, कोई भी होगा ही, या लड़का होगा या लड़की तो नहीं बल्कि लड़का होगा। तो दोस्तों ये वो जो आया ना, ये ज़मीर के लिए आते हैं, वह, ये, फिर मैं। तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल नक्श की जमा मुंतखब करें। ये नक्श जो है इसकी जमा मुंतखब करें कि नक्श की जमा क्या आते हैं? ऑप्शन 1 नकूश, ऑप्शन 2 नक्काश, ऑप्शन 3 नक्शें, ऑप्शन 4 नक्शों। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल नक्श की जमा का इंतखाब करें। नक्श की जमा जो है उसको मुंतखब करें। तो दोस्तों नक्श की जमा नकूश आता है। ठीक है, नक्श की जमा नकूश आता है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 में पूछा गया कि आज़ादी का मुतजाद क्या होगा। ये आज़ादी जो है, आज़ादी का मुतजाद क्या होगा? आज़ादी का मुतजाद मतलब इसका विलोम शब्द उल्टा क्या होगा? ऑप्शन 1 मुक़ीद, ऑप्शन 2 गुलामी, ऑप्शन 3 कैद, ऑप्शन 4 रिहाई। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 है जो बहुत ही आसान सवाल है कि आज़ादी का मुतजाद क्या होगा। तो आज़ादी का मुतजाद होता है, आज़ादी मतलब एकदम बेफिक्र आज़ाद होना, और गुलामी मतलब कैद होना। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 25 का।
तो चलिए साथी, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपको अच्छी लगी होगी और आपकी तैयारी मुकम्मल तौर पर चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सब इस चैप्टर को आप अपने तक ही न रखें बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब, साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और हमें भी दुआओं में याद रखेंगे इस नाचीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।